वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में विदेशी शाखाओं से प्राप्त तलपट जो है उसका समावेलन किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर चर्चा करूँगा। कई बार बहुत से व्यापारिक संगठन ऐसे होते हैं कि उनकी शाखाएं न केवल देश में अपितु विदेशों में होती है, और विदेशों में शाखाएं खोलने का ऑब्जेक्ट जो है उस संगठन का अपने व्यापार के क्षेत्र का विस्तार करना होता है। तो ऐसी शाखाएं पूर्व में जो देशी शाखाएं होती हैं, जो स्वतंत्र शाखाएं होती हैं, पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं होती है, उसके अनुरूप ही ये शाखाएं होती हैं। अर्थात ये मुख्य नीति निर्देश तो प्रधान कार्यालय से ही प्राप्त करती हैं, तथापि अपने दैनिक कार्यकलापों के लिए माल खरीदना, बेचना, मजदूरी भुगतान करना या अन्य किसी भी खर्चे को चुकाने, इन सभी कार्यों के लिए ये शाखाएं स्वतंत्र शाखाओं की तरह से ही होती हैं, और ये अपने रूप से माल का खरीदना, बेचना, ये सारा काम करती हैं, मजदूरी इत्यादि चुकाती हैं। तथापि और वर्ष के अंत में यह अपने संपूर्ण लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार ही रखती हैं, उसके अनुरूप ही रखती हैं, और वर्ष के अंत में अपना तलपट बना करके प्रधान कार्यालय को भेज देती हैं। प्रधान कार्यालय इस तलपट की मदों का अपनी पुस्तकों में उसी प्रकार समावेलन करता है जिस प्रकार एक देशी स्वतंत्र शाखा के तलपट की मदों का समावेलन किया जाता है। परंतु इसमें समस्या आती है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि शाखा से प्राप्त जो तलपट है वह तलपट उस मुद्रा में होता है जो मुद्रा शाखा के देश में, अर्थात शाखा जहां कार्यरत है उस देश में जो मुद्रा चलती है वह तलपट तो उस देश की मुद्रा में आता है, और प्रधान कार्यालय जो है जिस देश में स्थित होता है उसकी मुद्रा अलग होती है। अतः एक विदेशी शाखा से प्राप्त तलपट का समामेलन से पूर्व आवश्यक यह है कि उस विदेशी शाखा के तलपट की मदों को प्रधान कार्यालय के देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाए। जैसे भारत में भारत में स्थित किसी प्रधान कार्यालय की दो शाखाएं हैं, एक न्यूयॉर्क में है, एक जापान में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, वहाँ डॉलर चलता है, तो वहाँ की शाखा से अमेरिका की शाखा से प्राप्त तलपट डॉलर में आएगा, जबकि जापान में दूसरी शाखा स्थित है और जापान में येन चलता है तो उस जापान की शाखा से प्राप्त तलपट जो है वो येन में आएगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों शाखाओं से प्राप्त तलपट को भारतीय रुपये में परिवर्तित जब तक नहीं किया जाएगा तब तक उन तलपट की मदों का समावेलन प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में नहीं किया जा सकता है। आइए, विदेशी शाखाओं के तलपट की राशियों का प्रधान कार्यालय वाले देश की मुद्रा में परिवर्तन। सामान्यतः प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में विदेशी शाखा के तलपट की राशियों का परिवर्तन शाखा के देश की मुद्रा और प्रधान कार्यालय के देश की मुद्रा के मध्य जो विनिमय दर है, मुद्राओं की जो एक्सचेंज रेट है, उसके आधार पर किया जाता है। मान लीजिए हमने कहा कि न्यूयॉर्क में एक शाखा है, न्यूयॉर्क में डॉलर चलता है और प्रधान कार्यालय भारत में रुपया चलता है। आज की डेट में अगर हम माने सामान्यतः है कि भाई $1 जो है वो 75 रुपये के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ $1 = होगा 75 रुपये, और उसके आधार से ही उसका परिवर्तन होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक भारतीय प्रधान कार्यालय की अमेरिका की शाखा की तलपटों को परिवर्तन कैसे किया जाए, या किसी भी दूसरे देश से शाखा से प्राप्त तलपट का परिवर्तन कैसे किया जाए, तो इसके लिए कुछ नियम हैं, उनको अपन ध्यान में रखेंगे। देखिए, शाखा की तलपट में अनेक प्रकार की मदें होती हैं। जैसे कुछ मदें हैं चालू संपत्ति और चालू दायित्व। तो चालू संपत्ति और चालू दायित्व जो हैं उनके वर्ष के अंत में शेष निकाले जाते हैं, तो लिहाजा चालू संपत्ति और चालू दायित्वों से संबंधित मदों का परिवर्तन जो है क्लोजिंग रेट, वर्ष के अंतिम तिथि की दर के आधार पर किया जाएगा।
कुछ आयगत मदें होती हैं। आयगत मदें ऐसी होती हैं जिनमें वर्ष भर लेन देन चलता रहता है, चाहे वो क्रय है, विक्रय है, मजदूरी है, वेतन है, किराया इत्यादि ऐसी मदें हो सकती हैं। तो इन मदों को जिनमें वर्ष भर लेन देन चलता है, आयगत मदें, उनको हम वर्ष की औसत दर से परिवर्तित करते हैं। एक मद होती है ओपनिंग स्टॉक, जो वर्ष के प्रारंभ की तिथि का बैलेंस होता है, तो लिहाजा उसको जो है प्रारंभिक दर के हिसाब से परिवर्तित किया जा। और समय के इतने लंबे अंतराल में चूंकि विनिमय दर में उच्चावचन होते रहते हैं, अतः शाखा के तलपट की मदों को प्रधान कार्यालय के देश की मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए कोई भी स्थायी विनिमय दर जो है उसको आधार नहीं बनाया जा सकता है। एक ही दर के आधार पर परिवर्तित करना उस तलपट को उचित नहीं होता है। लेखा मानक संख्या 11 के अनुसार विदेशी शाखा के तलपट को प्रधान कार्यालय की मुद्रा में परिवर्तित करने पर जो प्रभाव पड़ता है उसके आधार पर विदेशी शाखाएं दो प्रकार की होती हैं। एक है विदेशी एकीकृत परिचालन शाखा। विदेशी एकीकृत परिचालन शाखा ऐसी शाखा जो प्रधान कार्यालय के व्यवसाय की सामान्य व्यापारिक गतिविधियों का ही एक अंग है तथा विदेशी शाखा की मुद्रा की विनिमय दरों के उतार चढ़ाव का प्रभाव प्रधान कार्यालय के रोकड़ प्रवाहों पर वर्तमान एवं निकट भविष्य में आवश्यक रूप से पड़ता है को विदेशी एकीकृत परिचालन शाखा कहते हैं। दूसरा है आपका विदेशी गैर एकीकृत परिचालन शाखा। एक ऐसी विदेशी शाखा जो प्रधान कार्यालय के सामान्य व्यवसाय की सामान्य व्यापारिक गतिविधियों का अंग नहीं है तथा विदेशी शाखा की मुद्रा की विनिमय दरों के उतार चढ़ाव का प्रभाव प्रधान कार्यालय के रोकड़ प्रवाहों पर नहीं पड़ने की संभावना है, तो उसे विदेशी गैर एकीकृत परिचालन शाखा कहा जाता है। तो सामान्यतः जब तक कुछ नहीं कहे तो हम विदेशी एकीकृत परिचालन शाखा की तरह से ही उसका व्यवहार कर रहे हैं, उसकी अनुरूप हम उन चीज़ों को देखेंगे। आइए तो अब बात करते हैं एक विदेशी शाखा के तलपट की मदों को प्रधान कार्यालय की देश की मुद्रा में परिवर्तित करते समय किन किन विनिमय दरों के आधार पर, किन नियमों के आधार पर उसको परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहली मद है प्रारंभिक स्टॉक। जैसा मैंने अभी आपको बताया पूर्व में कि प्रारंभिक स्टॉक वर्ष के प्रारंभिक की तिथि का होता है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक को वर्ष के प्रारंभिक की तिथि को जो ओपनिंग रेट है उस रेट से ही उसको परिवर्तित किया जाता है। दूसरा है अंतिम स्टॉक। यह मद लेखा वर्ष के अंतिम अवधि से संबंधित रखती है, अंतिम तिथि से संबंधित रखती है, अतः इसे वर्ष के अंत की विनिमय दर के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। तीसरा है अन्य चालू संपत्तियां और चालू दायित्व। तो जैसा अभी कहा कि भाई क्लोजिंग स्टॉक के अलावा अन्य जो भी चालू संपत्तियां चालू दायित्व हैं उनके वर्ष के अंत के बैलेंस निकाले जाते हैं और अंतिम तिथि का बैलेंस होने के कारण इन चालू संपत्तियों चालू दायित्व की सभी मदों को, चाहे वो डेटर है, क्रेडिटर्स है, कैश है, पीआर है, बीपी है, इन सभी मदों को क्लोजिंग रेट से परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ दो चीज़ें ध्यान रखने की है कि इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि यदि डूबत ऋण का प्रावधान है तो या देनदारों तथा लेनदारों पर छूट के लिए भी प्रावधान की राशि अगर तलपट में दिखा रखी है तो चूंकि डूबत ऋण का संबंध या देनदारों पर छूट का संबंध देनदार से होता है और लेनदारों पर छूट का संबंध लेनदार से, और ये दोनों ही मदें जो है चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व से संबंधित हैं। अतः डूबत ऋण और देनदारों लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान की राशियों का परिवर्तन भी अंतिम विनिमय दर के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं स्थायी संपत्तियों की। विदेशी शाखा के तलपट में दिखाई गई स्थायी संपत्तियों की राशियों को निम्न में से किसी भी एक दर जो है, तीन दरें सामान्यतः हैं। एक है संपत्ति प्राप्त करने की तिथि को प्रचलित दर। सामान्यतः अधिकाधिक रूप से दर चलन में रहती है। तो विदेशी शाखा के तलपट में प्रदर्शित स्थायी संपत्तियां चालू लेखा वर्ष की अंतिम तिथि के पूर्व किसी भी समय खरीदी गई होगी। अतः ऐसी संपत्तियों की राशियों का उस विनिमय दर पर परिवर्तन करना होगा जो संपत्ति को प्राप्त करने की तिथि को विदेशी विनिमय बाजार में प्रचलित थी। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई
संपत्ति एक्वायर करने की तिथि को, संपत्ति खरीदने की तिथि को जो बाजार में विनिमय दर विद्यमान थी उसी दर के आधार पर संपत्ति को परिवर्तित किया जाता है। दूसरी बात है संपत्ति क्रय के संबंध में किए गए प्रसंविदे के दिन प्रचलित। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संपत्ति को इमीडिएट क्रय ना करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट लिखी हुई है कॉन्ट्रैक्ट के दिन, तो फिर उस संपत्ति को उस कॉन्ट्रैक्ट में वर्णित प्रसंविदे में उल्लिखित जो दर है उस विनिमय दर के आधार पर उसका परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि भुगतान उस संपत्ति का उसी राशि का किया जाता है जो प्रसंविदे में वर्णित होती है। एक तीसरी चीज है, कभी कभी संपत्ति के संबंध में किए गए भुगतान के दिन प्रचलित दर। कई बार ऐसी संपत्ति शामिल होती है जिसका मूल्य का भुगतान शाखा द्वारा उसे प्राप्त करने की तिथि के बाद किया जाता है। तो शाखा ने संपत्ति प्राप्त कर ली, लेकिन जिस दिन उसका पेमेंट किया उस दिन जो विनिमय दर के आधार पर जो विनिमय दर प्रचलित थी उसी दर के आधार पर उसका परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन व्यवहार में इन तीनों में से किसी भी एक मूल्य के आधार पर ही परिवर्तन किया जाएगा, ना कि सभी मूल्य। एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, यदि विदेशी शाखा के तलपट में प्रदर्शित किसी स्थायी संपत्ति का मूल्य प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में अतिरिक्त सूचना के रूप में उपलब्ध हो तो ऐसी संपत्ति की राशि को उपरोक्त किसी आधार पर परिवर्तित करने की जरूरत नहीं होती है और उसे प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में उपलब्ध उस संपत्ति के मूल्य पर ही परिवर्तित मान लिया जाएगा। दूसरी बात है, एक स्थायी संपत्ति के लिए एक ही विनिमय दर का प्रयोग किया जाएगा और प्रतिवर्ष उसका मूल्य उसी विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता रहेगा। सूचना के अभाव में स्थायी संपत्तियों को और कुछ भी नहीं उल्लेखित नहीं है, ना कोई खरीदने की डेट है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट की डेट है, ना प्रधान कार्यालय की पुस्तकों की डेट है, जब कुछ भी नहीं होता है तो फिर स्थायी संपत्तियों को वर्ष के प्रारंभ की विनिमय दर जो है उस पर जो है परिवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है स्थायी दायित्व। विदेशी शाखा के तलपट में प्रदर्शित स्थायी दायित्व कोई भी ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण आदि की राशियां उस दर पर परिवर्तित की जाएंगे जिस दर पर ऐसे दायित्व को स्वीकार किया गया है, और यदि कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो इनको प्रारंभिक विनिमय दर के आधार पर परिवर्तित किया जाएगा। फिर आता है आयगत मदें। विदेशी शाखा के तलपट में अनेक आयगत मदें भी दिखाई होती हैं, जैसे क्रय है, विक्रय है, मजदूरी, वेतन इत्यादि है। चूंकि इनमें वर्ष भर परिवर्तन होता रहता है, वर्ष भर व्यवहार चलता रहता है, इसलिए इनकी राशियों का परिवर्तन औसत विनिमय दर के आधार पर, या तो औसत दर अलग से दे रखी होगी और अगर नहीं दे रखी है तो वर्ष की ओपनिंग रेट और क्लोजिंग रेट को जोड़ के उन दो का भाग लगा दें तो वह आपकी जो एवरेज रेट आएगी उस एवरेज रेट के आधार पर आयगत मदों को परिवर्तित करना चाहिए। बात आती है मूल्यह्रास की। तो शाखाओं की संपत्तियों पर मूल्यह्रास का परिवर्तन भी उस विनिमय दर पर किया जाता है जिस दर पर ह्रास संपत्तियों की राशि का परिवर्तन किया गया है, और मूल्यह्रास का संबंध स्थायी संपत्तियों से होता है, इसलिए जिस रेट पर स्थायी संपत्ति को परिवर्तित किया गया है उसी दर पर जो है मूल्यह्रास का परिवर्तन किया जाएगा। फिर एक दो मदें और होती हैं। एक है प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा को भेजा गया माल, या शाखा के तलपट में दिखाएगा गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ और गुड्स रिटर्न टू एचओ। चूंकि ये दोनों मदें प्रधान कार्यालय से ही संबंधित हैं तो जाहिर सी बात है, निश्चित सी बात है कि इन दोनों मदों के संबंध में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में वास्तविक लागत राशि दिखा रखी होगी। जो शाखा को प्रधान कार्यालय ने माल भेजा, यानी जिसको शाखा ने दिखा रखा है गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में गुड्स सेंड टू ब्रांच के रूप में वो राशि दिखा रखी होगी, लिहाजा उसे एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है उस पर परिवर्तित कर देंगे, और शाखा ने जो माल लौटा रखा है वह भी वास्तविक विनिमय दर जो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में उपलब्ध होगा, वास्तविक मूल्य उसके आधार पर परिवर्तित कर दिया जाएगा। फिर बात आती है शाखा द्वारा भेजी गई राशियां। जब प्रधान कार्यालय को शाखा ने यदि कोई राशि भेजी है तो निश्चित रूप से इस राशि को जिस दिन भेजा गया था उस दिन एक्चुअल में एक्सचेंज किया गया होगा, तो जो वास्तविक विनिमय दर थी इसकी
उसके आधार पर इसको परिवर्तित की आवश्यकता यूँ भी नहीं है, क्योंकि यह राशि प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में दिखा रखी होगी। तो लिहाजा इसे वास्तविक जो मूल्य है, इसका वास्तविक जो है राशि जो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में उपलब्ध होगी, उसी मूल्य पर इसको परिवर्तित मान लिया जाएगा। फिर एक होता है प्रधान कार्यालय खाते, प्रधान कार्यालय के खाते का शेष। विदेशी शाखा के तलपट की एक मद प्रधान कार्यालय खाता होता है, तो दूसरी तरफ शाखा के साथ व्यवहारों को दर्ज करने के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में विदेशी शाखा खाता खुला होता है। अन्य किसी सूचना के अभाव में मान लिया जाता है कि इन खातों में किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ समायोजन की आवश्यकता का आशय यही है कि अभी इससे पिछले जो एक टॉपिक था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि भाई प्रधान कार्यालय के द्वारा शाखा से प्राप्त तलपट में दिखाए गए एचओ अकाउंट बैलेंस में समायोजन की आवश्यकता, तो हम यहाँ पर विदेशी शाखा से प्राप्त तलपट के दशा में ये मान के चलते हैं कि इस तरह का कोई व्यवहार ऐसा नहीं है जिसको समायोजन की जरूरत होती है। क्योंकि वहाँ आपको 4 व्यवहार मुख्य रूप से बताए थे, पुनः दोबारा बता देता हूँ। एक था कैश इन ट्रांजिट, दूसरा था गुड्स इन ट्रांजिट, एक था आपका जो है शाखा के पास स्थायी संपत्तियां, और इस तरीके से ये आपकी मदें थीं। तो ऐसी किसी भी जो है उस मद में समायोजन की आवश्यकता यहाँ पर ये मान के चलते हैं, इस प्रकार यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि भाई प्रधान कार्यालय और शाखा खाते के शेषों के बीच में किसी प्रकार के समायोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। जब समायोजन की आवश्यकता नहीं है तो फिर प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में दिखाया गया जो ब्रांच अकाउंट का बैलेंस है उसी को ही शाखा के तलपट में दिखाए गए एचओ अकाउंट के बैलेंस के रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसा उदाहरण दिया है कि भाई मान लीजिए न्यूयॉर्क स्थित विदेशी शाखा के तलपट में प्रधान कार्यालय का शेष $2200 क्रेडिट दिया हुआ है और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में न्यूयॉर्क शाखा खाते का शेष 52,500 डेबिट है, तो शाखा के तलपट में दिए गए प्रधान कार्यालय खाते के शेष को 52,500 रुपये परिवर्तित मान लिया जाएगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि और कोई ऐसा मद नहीं है जिसके समायोजन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर भी इन सारे मदों को संक्षिप्त रूप से अपन आगे देख सकते हैं विनिमय दर के आधार पर भी कैसे कैसे विनिमय परिवर्तित करना है। ये आप देखें, प्रारंभिक स्टॉक प्रारंभिक विनिमय दर पर, चालू संपत्तियां अंतिम विनिमय दर पर, चालू दायित्व लेनदार बीपी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्लोजिंग रेट के आधार पर, स्थायी संपत्ति संपत्ति प्राप्ति की तिथि या क्रय प्रसंविदे की तिथि या भुगतान की तिथि, और प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में स्थायी संपत्ति का अगर मूल्य दिया हुआ है तो फिर उसी मूल्य को आधार माना जाएगा। फिर बात आती है स्थायी दायित्व है, दायित्व को जो स्वीकार करने की तिथि को विनिमय दर थी उस दर के आधार पर। समस्त आयगत व्यय क्रय विक्रय और दूसरे आय व्यय की मदें जो हैं, आय व्यय और आय की मदें हैं, औसत दर के आधार पर परिवर्तित किए जाएंगे। फिर बात आती है मूल्यह्रास, चूंकि संपत्ति के परिवर्तन की दर पर। शाखा को भेजा गया माल तथा शाखा द्वारा लौटाया गया माल प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में प्रदर्शित वास्तविक लागत मूल्य अथवा वास्तविक विनिमय दर के आधार पर। शाखा द्वारा भेजी गई राशियों को भी प्रधान कार्यालय द्वारा जिस तिथि को राशि प्राप्त की गई है उस तिथि को प्रचलित विनिमय दर या प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में जो राशि दिखाई गई है उस पर परिवर्तित किया जाता है। और प्रधान कार्यालय खाते का शेष प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में प्रदर्शित विदेशी शाखा खाते के शेष की राशि से प्रतिस्थापित जो है उसको उसमें एक्सचेंज कर दिया था, बदल दिया था, उसकी राशि पर ही उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। और ये लास्ट में है कि डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट। इस प्रकार शाखा से प्राप्त तलपट की विभिन्न मदों को भिन्न भिन्न एक्सचेंज रेट के आधार पर हम शाखा के देश की मुद्रा की बजाय प्रधान कार्यालय के देश की मुद्रा में परिवर्तित कर देते हैं तथा एचओ अकाउंट को एचओ की पुस्तकों में दिखाए गए ब्रांच अकाउंट के बैलेंस से परिवर्तित कर देते हैं, तो निश्चित बात है कि तत्पश्चात इस परिवर्तित तलपट का योग नहीं मिलता है, उसके दोनों पक्षों के योग में अंतर आता है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न दरों से परिवर्तित किए हुए इस तलपट के
अंतर को हम विनिमय दर का अंतर कहते हैं। और इसे तलपट के उस पक्ष में जिस पक्ष का योग कम है, यदि डेबिट साइड का टोटल मान लीजिए 1 लाख है और क्रेडिट साइड का टोटल 80,000 है, तो 20,000 रुपये क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाई डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट। यदि डेबिट साइड का टोटल 1 लाख है और क्रेडिट साइड का टोटल 1,05,000 है, तो फिर डेबिट साइड में 5,000 रुपये लिख देंगे टू डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट। तो कहने का मतलब यह है कि तलपट का मिलान कर दिया जाएगा और जिस पक्ष का शेष कम है उस पक्ष के शेष में वो अंतर की राशि डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट के नाम से दिखा दी जाएगी। अब पुस्तकों में लेखा कैसे करेंगे, तो इसके बारे में यह है कि यदि ये विनिमय दर अंतर की राशि डिफरेंस इन एक्सचेंज की राशि यदि नॉर्मल है, छोटी मोटी राशि है, तो इसको लावानी खाते में ट्रांसफर करके इसको जो है बंद कर दिया जाता है, ट्रांसफर करके इस खाते को खत्म कर दिया जाएगा। यदि एबनॉर्मल ये राशि है तो इसको चिट्ठे के में दिखाया जाएगा। डेबिट बैलेंस है तो संपत्ति पक्ष पर, क्रेडिट बैलेंस है तो दायित्व पक्ष पर। फिर भी भारतीय लेखा मानक संख्या 11 निर्गमित होने के पश्चात अब विनिमय अंतर खाते की राशि को लाभानी खाते में ही हस्तांतरित किया जाएगा, चाहे वह राशि सामान्य हो अथवा असामान्य हो। तो इसलिए अब इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है, वो सामान्य क्या असामान्य, जो भी डिफरेंस इन एक्सचेंज है वह P&L अकाउंट में राइट ऑफ होगा। विनिमय उच्चावचन संचय खाता, पहले जब एक विदेशी शाखा, एक प्रधान कार्यालय की कई शाखाएं होती थी विदेशों में, तो उन अलग अलग शाखाओं का जो डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट होता था उसको एक रिजर्व बना करके उसमें ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन चूंकि अब लेखा मानक संख्या 11 जारी होने के बाद सारा डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट का बैलेंस जो है सीधे P&L को ट्रांसफर होना है, तो अब इस समय वर्तमान में इस विनिमय उच्चावचन संचय खाते की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए यह अर्थहीन हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि भाई आपके समझ में यह आया होगा कि विदेशी शाखाएं क्या हैं, विदेशी शाखा की प्राप्त तलपटों का समामेलन करने से पूर्व हमें कौन कौन सी चीज़ें और किन दरों के आधार पर जो है प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में उनका समामेलन किया जाएगा। तो आशा करता हूँ मैं आप सबको ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।